हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का जो प्रश्न था उसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड, चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो न्यायिक समीक्षा ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह है आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन चौथा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो जो संघात्मक व्यवस्था है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह है आपका कनाडा। कनाडा के संविधान से जो है संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, यानी ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती है। कारण, भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसे संरक्षण के लिए उपबंध है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। कथन है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई भी दंडित कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही है कथन। ठीक है। कारण है भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसे संरक्षण के लिए उपबंध है। तो कारण भी सही है और कारण कथन का व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो वह है आपका आर्थिक स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको प्रस्तावना को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का विचार आया है? पहला ऑप्शन है गौरवपूर्ण क्रांति से, दूसरा ऑप्शन है रूस की क्रांति से, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति से, चौथा ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति से। तो स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का ये विचार जो है किस क्रांति से आया है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, फ्रांस की क्रांति से। ठीक है। फ्रांस की क्रांति से जो है स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का जो है विचार आया है। ठीक है। ये जो फ्रांस की क्रांति है ये कब हुआ था? तो यह 1789 में, 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? पहला ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, दूसरा ऑप्शन है संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, चौथा ऑप्शन है मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है सुरक्षित है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं? पहला है गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र अतिशीघ्र बताए जाने का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, चौथा है उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। पहला है गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र अतिशीघ्र बताए जाने का अधिकार, ये गैर नागरिकों को दिया गया है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा है अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार है, बिल्कुल सही है।
गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है गैर नागरिकों को, बिल्कुल सही है। उक्त समय से अधिक यानी 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता यानी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा भी सही है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है संसद द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो भारत के जो महान्यायवादी हैं, ठीक है, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये जो भारत के महान्यायवादी है, जिनको क्या कह सकते हैं, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी, ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं भारत सरकार का वकील, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के समय या मृत्यु हो जाने के समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? पहला ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा का उपाध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है वरिष्ठतम राज्यपाल, चौथा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, कभी भी राष्ट्रपति का त्यागपत्र देने के समय, ठीक है, या मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो उस समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो कौन संभालता है? तो वह है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पद भार संभालते हैं राष्ट्रपति का, ठीक है। और ऐसे कौन से न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है ऐसी स्थिति में? तो वह है मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को विधायिका के समक्ष पुनर्विचार के लिए भेजता है तो पहला 2/3 बहुमत के द्वारा बिल पारित होने पर उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, दूसरा साधारण बहुमत के द्वारा बिल पारित होने पर उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, तीसरा इसे पास करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, चौथा विधायिका का यह संशोधन जो राष्ट्रपति ने किए हैं उसे मानना पड़ता है, ठीक है, मानना पड़ता है, ये मानना होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अगर विधायिका के समक्ष पुनर्विचार के लिए भेजता है, ठीक है, और विधायिका उसे साधारण बहुमत के साथ अगर पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति देनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न है, कथन है भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कथन है भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो कथन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि भारत संघ में जो मंत्री परिषद होता है वो संयुक्त रूप से सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 75 के 3, ठीक है, आर्टिकल 75 के 3 के तहत जो है आपका जो मंत्री परिषद है वो संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा, केवल इसमें होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो कारण सही है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, नहीं, आपका ऑप्शन चौथा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कथन गलत है पर कारण सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है और वह है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 352 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 74 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356 में, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 76 में। तो मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, वो है अनुच्छेद
52 में, यानी ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 75 के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित है? पहला, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। दूसरा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तीसरा, मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। चौथा, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। ठीक है, आर्टिकल 75 का 3 के तहत, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। चौथा है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी। ये कथन तो सही है, ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल 75 के अंतर्गत नहीं आता, ये आर्टिकल 74 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र और राज्य स्तर में कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है महान्यायवादी, दूसरा ऑप्शन है भारत का महालेखा परीक्षक, तीसरा ऑप्शन है संसद की वित्तीय समितियां, चौथा ऑप्शन है भारत की संचित निधि। तो भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र राज्य स्तर पर कौन नियंत्रित करता है? तो वह है भारत का महालेखा परीक्षक, यानी ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री द्वारा, चौथा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति जो है आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है आपके लिए आज का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 18, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 24, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।